आसमान पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। इजराइल ने अब तेहरान को खाली करने की चेतावनी दी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी दी है कि ईरान के एटमी अड्डे और मिसाइल बेस जल्द से जल्द तबाह कर दिए जाएंगे। ईरान को कमजोर पड़ता देखकर तुर्की के राष्ट्रपति ने मिशन शुरू कर दिया है और वहीं युद्ध में रूस की भी एंट्री हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। क्या इजराइल के हमले से ईरान अब नहीं बचेगा? क्या ईरान अमेरिकी हथियारों की मार नहीं झेल पाएगा? क्या ईरान को बचाने पुतिन जिनपिंग नहीं आएंगे? क्या एटम बम की जिद में एक देश मिट्टी में मिल जाएगा? अब यही जानना बाकी सभी जवाब इजराइल के हमले दे रहे हैं। इजराइल ने ईरान को 4 दिन में ही चारों खाने चित कर दिया है। इजराइल जहां चाह रहा है वहां घुसकर मार रहा है, जिसे चाह रहा है उसे बम से उड़ा दे रहा है। ईरान का इलाका कोई भी हो अब इजराइल के शिकंजे में है। इजराइल के एयरफोर्स हर गुजरते दिन भयावह हमले करती जा रही है। गिन गिन कर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने ढहाए जा रहे हैं। चुन चुन कर ईरानी सेना के कमांडर मारे जा रहे हैं। नौबत तो यह आ गई है कि ईरान को सेना में अफसर नहीं मिल रहे। ईरान जिन्हें टॉप कमांडर बनाता है उसकी मौत का ऐलान इजराइल कर डालता है। नेतन्याहू आर्मी ने ईरान फोर्सेस के सभी नामी चेहरे मार गिराए हैं। ताज्जुब यह है कि इजराइल के एक हमले में ईरान के कई सुपर सोल्जर का सफाया हो गया है। 16 जून को इजराइल ने ईरान के रेवोल्यूशनरी और कुछ फोर्स के 4 बड़े नामों का काम तमाम कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि जंगी जेट से बमबारी कर ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काज़मी को मौत के घाट उतार दिया गया है। उनके डिप्टी मोहम्मद हसन मुहक्किक, कुछ फोर्स इंटेलिजेंस के चीफ मोहसिन बकरी और उनके डिप्टी अबू अल-फद्ल निकोवई को भी इजराइल ने बारूद से भूनकर भस्म कर दिया है। שינוי של כל המערכה. אנחנו בדרך להשיג את שני היעדים שלנו. חיסול האיום הגרעיני, חיסול האיום הטילאי. כשאנחנו שולטים בשמי טהרן, אנחנו פוגעים במטרות האלה, במטרות של המשטר. ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ी फारस न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि इजराइल ने मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैकिंग तकनीक के इस्तेमाल से सटीक हमले अंजाम दिए हैं। फारस न्यूज का दावा है कि ईरान के टॉप कमांडर अपने मोबाइल फोन को बंद करके भी इजराइल के ट्रैप में फंस जा रहे हैं। इजराइल ने हाईटेक टेक्नोलॉजी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सबकी लोकेशन और मूवमेंट ट्रैक किया और उन्हें बम धमाके में उड़ाता जा रहा है। ईरान में अब सिर्फ उन्हीं मोबाइल के इस्तेमाल की इजाजत दी जा रही है जिनमें ट्रैकिंग से बचने की तकनीक है। इजराइल ने युद्ध को तकनीक के दम से एक तरफा बना लिया है। उधर ईरान युद्ध में जीत के लिए एटमी हमले की तैयारी शुरू कर चुका है। ईरान के इस रुख का पता उसके परमाणु अप्रसार संधि से अलग होने के ऐलान से हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने बताया है कि संसद में एनपीटी से बाहर निकलने के लिए बिल बनाया जा रहा है। حتما با توجه به تحولات ما تصمیم مقتضی رو خواهیم گرفت. ما در ارتباط نزدیک با مجلس شورای اسلامی هستیم و قاعدتاً تصمیم هایی که مجلس شورای اسلامی بگیره طبق قانون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراست. البته طرحهایی که الان اشاره کردید در حال تدوین هست و حتما در روند تدوین هماهنگی‌های لازم رو با مجلس محترم خواهیم داشت. ईरान के इस कदम को समझना क्या मुश्किल है। खामनेई ने परमाणु अप्रसार संधि को खारिज कर दिया है। संधि से अलग होते ही ईरान खुलेआम परमाणु हथियार विकसित कर सकेगा। ईरान पर लगी यूरेनियम संवर्धन की रोक बेमानी हो जाएगी। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर IAEA की निगरानी भी खत्म हो जाएगी।
ईरान ने एटम बम बनाया तो खाड़ी देशों में एटम बम बनाने की रेस शुरू होगी। इसके साथ ही ईरान सबसे पहले परमाणु धमाके से दुश्मनों को जवाब देगा। मतलब जिस युद्ध की शुरुआत ईरान को एटम बम बनाने से रोकने के लिए हुई, जिस युद्ध को इजराइल ने ईरान के एटमी अड्डों की तबाही के लिए शुरू किया, जिस युद्ध से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे की बर्बादी तय की जा रही है, वही युद्ध एटमी युद्ध बनता जा रहा है। इजराइल जिस तरह ईरान के न्यूक्लियर अड्डे दहला रहा है, इजराइल ने जिस तरह ईरान के शहरों को जलाया, उससे ईरान का सब्र जवाब देता जा रहा है। ईरान अपनी जान बचाने के लिए परमाणु बम का धमाका करने पर मजबूर होता जा रहा है। ईरान की न्यूक्लियर मिसाइलों का टारगेट तेल अवीव ही नहीं, खाड़ी के कई मुल्क बन सकते हैं। इसका सिग्नल लाविजान के बंकर से मिलने लगा है, वही सुपर सीक्रेट बंकर जहां ईरान का वॉर हेडक्वार्टर है। इजराइल के भीषण हमलों के बीच सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने लाविजान बंकर को ठिकाना बना लिया है। लाविजान बंकर तेहरान में सुप्रीम लीडर के आधिकारिक आवास के करीब 16 किलोमीटर दूर है। इस बंकर की निगरानी ईरान की सेना करती है। यहाँ पर मिसाइल गिराना आसान नहीं है। लाविजान में ही ईरान के जमीनी सेना का मुख्यालय है और यहीं से पूरी जंग की मॉनिटरिंग की जा रही है। ग्लोबल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लाविजान में ही मिसाइल प्रोडक्शन का सबसे बड़ा कारखाना है। लाविजान में ही ईरान की यूरेनियम साइट है जो अंडरग्राउंड बंकर में बनाई गई है। एजेंसी के मुताबिक इसे सबसे ज्यादा सुरक्षित यूरेनियम ठिकाना माना जाता है। अगर लाविजान में हमला होता है तो न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। ईरान इजराइल टकराव एटमी घमासान न बने, इसकी कोशिशें शुरू हो गई हैं। महाशक्तियां इस युद्ध को रोकने का मिशन ऑन कर चुकी हैं। प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप भी दोनों देशों से समझौते की अपील कर चुके हैं। उधर तुर्की जैसे कुछ देश युद्ध में भी खलीफागिरी करने से बाज नहीं आ रहे। अर्दोआन ने अब तक 6 से ज्यादा देशों से संपर्क साधा है। उन्होंने पुतिन से भी युद्ध में दखल देने की अपील की है, जबकि रूस पहले ही साफ कर चुका है कि वो युद्ध समझौता करवाने के लिए तैयार है। क्रेमलिन ने पुतिन के प्रयासों की जानकारी भी साझा की है। Президентом Путина в предыдущий разговор с президентом Трампом. В этом плане готовность и желание России остается. И при необходимости все это может быть не реализовано. इजराइल पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा रहा है। नेतन्याहू अच्छी तरह जानते हैं कि युद्ध को ज्यादा दिन खींचा नहीं जा सकता। इस बीच वो ईरान के ज्यादा से ज्यादा एटमी ठिकाने तबाह कर डालना चाहते हैं। इसमें भी इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट ईरान का फोर्डो एटमी सेंटर है, जहां अब तक उसके किसी भी हमले का कोई असर नहीं पड़ा है। ईरान जानता है कि इजराइल फोर्डो को तबाह करने के लिए हर हद को पार कर सकता है, इसलिए उसने फोर्डो को एयर डिफेंस सिस्टम से घेर रखा है। ईरान के फोर्डो एटमी सेंटर के पीछे इजराइल क्यों पड़ा है, इसे भी अब समझिए। फोर्डो न्यूक्लियर साइट की सबसे बड़ी ताकत उसका डिजाइन है। पहाड़ियों को काटकर इसे जमीन से 90 मीटर गहराई में बनाया गया है। दुनिया को ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर की खबर साल 2009 में लगी, जबकि 2011 में यहां ईरान के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम संवर्धन का काम शुरू किया। ईरान को परमाणु बम बनाने के लिए 90% शुद्ध यूरेनियम चाहिए। वो इसी एटमी प्रयोगशाला में तैयार हो रहा है। इजराइल ने अब तक जितने भी हथियार इस्तेमाल किए हैं, उसने फोर्डो एटमी सेंटर को 1 इंच का भी नुकसान नहीं हुआ है। इसकी पुष्टि IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी ने कर दी है। No damage has been seen at the site of the Fordo fuel enrichment plant or at the Condab heavy water reactor, which is under construction. Bushehr nuclear power plant has not been targeted or affected by the recent attacks, and neither has the Tehran research reactor. At the Isfahan nuclear site, 4 buildings were damaged in Friday's attack. आखिर फोर्दो की दीवार इजराइल भेद क्यों नहीं पाया? क्या फोर्दो की फौलादी दीवारें अवैध हैं? इजराइल के पास GBU-28 और GBU-31 जैसे बंकर बस्टर हैं जो लगभग 6 से 10 मीटर गहराई तक कंक्रीट को भेद सकते हैं, लेकिन फोर्दो के एटमी सेंटर को तबाह करने के लिए 61 मीटर तक गहराई में धमाके करने वाले बंकर बस्टर की जरूरत है।
जिसे सिर्फ अमेरिका का GBU-57 MOP ही अंजाम दे सकता है। अमेरिका अपने B-2 बम वर्षक से GBU-57 MOP बम को गिराकर फोर्डो को तबाह कर सकता है, मगर अमेरिका युद्ध में शामिल होने से बच रहा है। ट्रंप धमकियों से काम चला रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल के हमले से डरकर ईरान उनसे फौरन एटमी डील साइन कर ले, जिसके हालात फिलहाल तो बनते दिख नहीं रहे। ईरान जंग में डटा हुआ है, मजबूती से पलटवार भी कर रहा है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई को चीन और रूस से पूरी मदद का भरोसा भी मिला है। मुस्लिम देशों ने भी ईरान का साथ देने का यकीन दिलाया है। हालांकि युद्ध हथियार और सेनाओं से जीते जाते हैं, जिसके मामले में इजराइल भारी पड़ रहा है। ईरान के दोस्त देशों ने अगर उसका साथ हथियार और मिलिट्री पावर से नहीं दिया तो इजराइल युद्ध को अपने अंदाज से जीतेगा। और यहां पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। राजौरी पहुंची माया भारती की टीम ने पाक गोलीबारी से प्रभावित है। इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। हाइफा और तेल अवीव पर हमले के बाद नेतन्याहू आग बबूला है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कहा है कि ये जंग इजराइल ने शुरू की है, लेकिन इसे खत्म ईरान करेगा। कुछ ही देर में इजराइल को फिर से टारगेट बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। सौ घंटे 300 से ज्यादा हमले, तेल अवीव से लेकर हाइफा तक हाहाकार मचा है। ईरान अब जिस वक्त चाहे जहां चाहे इजराइल की हर उस लोकेशन को टारगेट कर रहा है जहां नेतन्याहू की नस दबी हुई है, यानी इजराइल के वो शहर, वो लोकेशन जो उसकी सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास मानी जाती हैं। हाइफा की इन तस्वीरों को देखकर इजराइल का दम घुट रहा है। नेतन्याहू के सबसे खास शहर और ठिकाने इस वक्त ईरान की जद में है। कैपिटल तेल अवीव के पास बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आर्थिक राजधानी हाइफा, दक्षिण में नेगेव का नेवातिम एयरबेस, नेगेव में ही इजराइल का डिमोना परमाणु अड्डा। इजराइल में सबसे नाजुक ठिकानों पर मिसाइल गिरते हुए देखकर नेतन्याहू बहुत ज्यादा दबाव में है। ईरान की मिसाइल जहां मन आता है वहां गिरती है, जहां खामनेई चाहते हैं वो ठिकाना तबाह कर देती है। ईरान की मिसाइलों को रोकने वाला दम अब इजराइल में नजर नहीं आ रहा। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला करके वाकई खामनेई को चौंका दिया था। तब ईरान के बड़े बड़े कमांडर ड्रोन हमलों में मारे गए। इजराइल के अटैक में ईरान के कई वैज्ञानिकों की भी जान गई। पूरा ईरान परेशान था कि आखिर हो क्या गया। लेकिन जब ईरान का बदला शुरू हुआ तो 13 जून को ईरान ने इजराइल पर करीब 150 मिसाइलों से हमला किया। 14 जून को ईरान ने 100 मिसाइल दागी और 15 जून को भी इजराइल पर 100 मिसाइलों से हमला किया गया। यानी 3 दिनों में ही ईरान ने करीब 350 मिसाइल से इजराइल पर अटैक किया है। और इन मिसाइलों को रोकने में इजराइल नाकाम साबित हो रहा है। आसान भाषा में कहें तो ईरान को लेकर इजराइल का गणित गड़बड़ा गया है। 80 के दशक में ईरान ने इराक से 8 साल तक जंग लड़ी। तब ईरान का सामना सिर्फ सद्दाम से नहीं था। तब सद्दाम के साथ अमेरिका, तमाम यूरोप और रूस भी थे। उनकी तरफ से इराक को हर तरह की मदद पहुंचाई जा रही थी। तब 1979 की क्रांति के बाद ईरान का नेतृत्व नया था और अनुभवहीन था, लेकिन ईरान 8 साल तक लड़ा। इस युद्ध में 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अभी तक के इजराइल और ईरान के युद्ध में खामनेई अकेले नजर आ रहे, जबकि इजराइल के साथ अमेरिका और यूरोप साथ साथ खड़ा नजर आ रहा है। Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out. But we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. हाइफा, तेल अवीव और बाकी शहरों में शुरुआती दिनों के हमलों की तस्वीरें पूरी दुनिया तक पहुंच रही हैं।
शुरुआत के 3-4 दिनों में ईरान ने इजराइल और उसके साथी देशों की गलतफहमी बहुत हद तक दूर कर दी है। ईरान की मिसाइल अब इजराइल को आंख झपकाने का मौका भी नहीं दे रही है। यही वजह है कि बड़ा सवाल ये भी है कि इजराइल का मिसाइल डिफेंस काम क्यों नहीं कर रहा। जिस इजराइल के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर और मिसाइल डिफेंस है, उसका स्ट्राइक रेट गाजा में हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ 90% था, लेकिन ईरान की मिसाइलों के खिलाफ उसका स्ट्राइक रेट 60% भी नहीं रह गया है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अब इजराइल ईरान की हर 10 में से सिर्फ 6 मिसाइल ही रोक पा रहा है, यानी 4 से 5 मिसाइल इजराइल पर कहर बनकर टूट रही है। हाइफा और तेल अवीव का हाल देखकर साफ लग रहा है कि इजराइल के पास ईरान के खिलाफ कोई कारगर उपाय नहीं बचा है, क्योंकि जब ईरान की मिसाइल लॉन्च होती है तो वो अपने तय वक्त तेल अवीव या फिर हाइफा में पहुंचकर हमला जरूर करती है। इनको शुरुआती स्टेज में ही अगर रोक दिया जाए तो ठीक, नहीं तो एक बार इजराइल के ऊपर पहुंचने के बाद मामला 50-50 रह जाता है। यही वजह है कि इजराइल में अमेरिका का थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। इजराइल का अपना एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया। इजराइल का डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम हो गया और इजराइल का मिस्टर भरोसेमंद आयरन डोम भी नाक रगड़ता हुआ नजर आया। It's a numbers game. It's how many ballistic missiles the Iranians have got versus how many interceptors the Israelis have got, and the Israelis can push those numbers in their favor by hitting the missile bases in Iran, hitting the launchers when they move out of the bases, etc., and trying to suppress the Iranian offensive capability in Iran, as well as intercept the missiles as they're approaching Israel. ईरान की मिसाइलों की आग ने अमेरिका को भी बेचैन कर दिया है। इसकी तपिश फ्रांस तक फैल रही है और पेरिस से तो ये भी मैसेज तेल अवीव पहुंचा है कि अगर जरूरत होगी तो फ्रांस इजराइल को बचाने भी आगे आएगा और ईरान पर भी हमले को वो तैयार है। वैसे अभी तेल अवीव और हाइफा से इजराइल को बड़े झटके वाली खबर है। हाइफा में ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के मिसाइल कारखानों को टारगेट किया है। ये ऐसी फैक्ट्री है जहां आयरन डोम, डेविड स्लिंग, स्पाइक मिसाइल, ट्रॉफी सिस्टम, पोपाय और पाइथन जैसी मिसाइल बनाई जाती हैं। پاسخ ما به رژیم صهیونیستی دفاع مشروع طبق حقوق بین الملل، طبق عقل، طبق منطق انسانی است. ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल के कम से कम 25 ठिकाने हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी हैं, इनमें मिलिट्री बेस भी हैं और ऐसे टारगेट्स पर ईरान की मिसाइलों ने लगातार स्ट्राइक की है। अब खामनेई के ऑर्डर पर इजराइल को दहलाने की पूरी तैयारी है। ईरान की हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास है, वो इजराइल पर हमला कर रही है और कई हमले को तैयार है। ईरान की मिसाइल खुर्रमशहर, रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक। ईरान की शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 1600 से 2000 किलोमीटर। ईरान की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। ईरान की गदीर मिसाइल और इमाद मिसाइल, दोनों की रेंज 1800 किलोमीटर। लेकिन पिछले कुछ सालों में ईरान की खतरनाक मिसाइलों की तादाद तेजी से बढ़ी है और उसने ऐसी मिसाइल तैयार की हैं जो इजराइल और अमेरिका के अड्डों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। इनमें सबसे खतरनाक ईरान की 3 नई मिसाइल हैं जो तेज हैं और इजराइल के रडार सिस्टम को चकमा देना जानती हैं। ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइल, रेंज करीब 1500 किलोमीटर। ईरान की हज कासिम मिसाइल की रेंज भी 1500 किलोमीटर के आसपास है। ईरान की खैबर शिकन मिसाइल भी इजराइल को अपनी रेंज में रखती है। कुल मिलाकर ईरान के पास 8 तरह की मिसाइल बड़ी खास हैं जो इजराइल के 1-1 इंच को कवर करती हैं। ईरान ने इसका मुजाहरा दिखा भी दिया है। ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 तेज होता जा रहा है। ईरान पर इजराइल के हमले से इस युद्ध की शुरुआत हुई, लेकिन अब तेल अवीव से लेकर हाइफा और नेवातिम जैसे बड़े बड़े अड्डों तक ईरान की मिसाइलों का खौफ है, क्योंकि ईरान ने पूरा बदला लेने का वादा किया है। 中方对以色列袭击伊朗并导致军事冲突骤然升温深感担忧。我们呼吁各方立即采取措施，推动紧张局势尽快降温，防止地区陷入更大的动荡，为重回对话谈判解决问题的正轨创造条件。
हाइफा की रिफाइनरी से लेकर तेल अवीव में इजराइल के पेंटागन तक इन मिसाइलों ने अपनी फायर पावर दिखाई है। इसी मिसाइल पावर के भरोसे ईरान के सर्वोच्च नेता को पूरा यकीन है कि वो अपने कमांडरों और वैज्ञानिकों की हत्या का बदला लेकर रहेंगे। खामनेई का ऑर्डर है कि अब इजराइल बचेगा नहीं। इजराइल से अब 100% बदला लेगा ईरान। फिर सामने चाहे अमेरिका हो या पूरा यूरोप इजराइल की मदद करने क्यों न पहुंच जाए।